गेल कहती है कि इतिहासकारों से पूछ लो कि मानव जाति का सबसे महान आविष्कार क्या है, आग, पहिया या तलवार। मेरा मानना है कि इतिहास अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इतिहास कोई हकीकत नहीं है, ये एक कहानी है जिसे लिखने वाला अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ सकता है और एक अच्छे से अच्छा लेखक किसी खलनायक को भी नायक बना दे, अच्छाई को बुराई में बदल दे, झूठ को सच में। फिर ये हम पर निर्भर करता है कि कौन सी बातें हम अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे और कौन सी छुपाएंगे। एक ज्ञानी ने कभी कहा था कि ऐसे लोग जिनका कोई इतिहास नहीं होता वो ऐसे है जैसे पेड़ की कोई जड़ें नहीं होती। फिर हम सेल्वोर हार्डिन का बचपन देखते हैं। सेल्वोर अपने पिता से पूछती है कि बाबा हम कहाँ से आए हैं, तो उसके पिता अब्बास जवाब देते हैं कि ट्रेंटोर से, जिस पर सेल्वोर पूछती है कि नहीं, इंसान कहाँ से आए हैं? मैंने सुना है कि हम सभी इंसान किसी एक ग्रह से आए हैं। इस पर अब्बास कहता है कि इस बारे में तो बहुत सी बातें हैं। लोगों का मानना है कि इंसान पहले एक ही जीने लायक ग्रह पर रहते थे। पक्का नहीं पता था कि वो कहाँ रहते थे, सीरियस पर या अल्फा सेंचुरी पर। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हम सभी इंसान पृथ्वी नामी ग्रह से आए हैं। सेल्वोर पूछती है कि इनएक्रियंस और थेस्पियंस भी? उसके पिता कहते हैं कि हाँ, इनएक्रियंस और थेस्पियंस भी। सेल्वोर पूछती है कि अगर ये एक ही जगह से आए हैं तो ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? तो उसके पिता समझाते हैं कि इंसान को समझना मुश्किल है। हर इंसान की सोच अलग होती है। कुछ इंसान अच्छे बन जाते हैं, कुछ बुरे। इस वजह से वो हिंसा का साथ देने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने स्टार ब्रिज को बर्बाद कर दिया। उस हादसे में लाखों लोगों की जान चली गई और सम्राट ने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। तो बताओ जीत किसकी हुई? सेल्वोर कहती है कि किसी की नहीं। और सम्राट के इसी फैसले के बाद हम जानते थे कि हैरी जो कहता है वो सही है और इस राज्य का अंत तय है, क्योंकि आने वाले समय का अंदाजा गुजरे हुए वक्त से ही लगाया जा सकता है। अब कहानी को उस समय में ले आते हैं जहां तक ये पहुंची थी। इन्वेक्टस शिप ने अभी अभी जंप किया। जंप इंसानों पर काफी बुरा असर करती है। सेल्वोर फर्श पर बड़ी तड़प रही थी। उसे अपना ही अतीत नजर आ रहा था। खुशकिस्मती से जंप बस कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, इसलिए सब कुछ वापस से ठीक होने के बाद सेल्वोर अपना होश संभालती है। मगर एक बात साबित हो गई कि सेल्वोर का दिमाग बाकी इंसानों से काफी शक्तिशाली है, क्योंकि जंप पूरा होते ही वो बेहोश नहीं हुई थी। मगर फेरा और रोवेन बेहोश हो चुके थे। कुछ ही देर में जंप पूरा होने के बाद सेल्वोर उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि शिप जंप करके टर्मिनस के करीब पहुंच गया है, यानी कि उसके ग्रह पर। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। जब वो आसपास देखती है उसे पता चलता है कि दरअसल मरने से पहले लुइस ने खुद को शिप से जोड़ दिया था। शिप के वायर्स उसके दिमाग में घुस चुके थे। मरने से पहले एक आखिरी बार उसने शिप को नेविगेट किया था। अपना बलिदान देकर उसने शिप को टर्मिनस पर पहुंचा दिया। ये देखकर सेल्वोर को दुख होता है। लुइस के हाथ में सेल्वोर का वो दिया हुआ सिक्का अब भी था। फेरा और रोवेन वहां बेहोश पड़े थे, इसलिए सेल्वोर उन्हें बांध देती है। सेल्वोर टर्मिनस पर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी शिप के सिस्टम पर डिटेक्ट होता है कि एक थेस्पियन शिप इस ओर आ रहा है। सेल्वोर हथियारों को तैयार रखती है, मगर दूसरी तरफ उसे ह्यूगो की आवाज सुनाई दी। इस बात से वो खुश बहुत थी। असल में ह्यूगो यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने जब एस्टेरॉयड बेल्ट में संपर्क किया था उसके बाद वो अपने शिप पर लौट आया। अब इससे पहले कि वो सेल्वोर को बचाता, इन्वेक्टस ने जंप किया और जंप के साथ ह्यूगो भी यहाँ पहुंच गया। एक दूसरे को जिंदा और सही सलामत देखकर वो खुश थे। सेल्वोर को किसी तरह टर्मिनस पर पहुंचना था, मगर वो इन्वेक्टस को टर्मिनस पर लैंड नहीं कर सकती थी, यानी उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सेल्वोर ह्यूगो से कहती है कि टर्मिनस पर किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि इसकी वजह वॉल्ट है। शायद उसका सुरक्षा दायरा काफी बढ़ चुका है। इस पर ह्यूगो कहता है कि अगर ऐसा है तो वहां जाने में खतरा है और हो सकता है कि अब तक वहां कोई भी जिंदा ना बचा हो। शायद सिर्फ मैं और तुम ही आखिरी हो। चलो सेल्वोर, यहाँ से कहीं दूर चले जाए, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सेल्वोर कहती है कि नहीं जा सकती, मुझे अपने लोगों की फिक्र है। यकीन करो मेरा, कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उन्हें बचाना चाहिए। मुझे ये महसूस हो रहा है। ह्यूगो कहता है कि ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? सेल्वोर कहती है कि हम इन्वेक्टस को नष्ट नहीं कर सकते, ना ही से साम्राज्य को देंगे। तुम अपने थेस्पियंस को बुलाओ ताकि वो इस जहाज को ठीक करे। मुझे नहीं पता अगला जंप कब होने वाला है, मैं टर्मिनस पर जाऊंगी। ह्यूगो कहता है कि ठीक है। ह्यूगो का शिप लिए सेल्वोर टर्मिनस पर आती है। कॉलोनी में पहुंचकर वो देखती है कि सभी बेहोश पड़े हैं। असल में वॉल्ट ने अपने डिफेंस सिस्टम को फैला दिया था। सेल्वोर अपनी माँ को ढूंढने लगी जो वॉल्ट के सबसे करीब पहुंची थी।
उसके हाथ में हैरी का प्राइम रेडियंट था। अब सेल्वोर सबको तो नहीं बचा सकती थी, मगर शुरू से ही उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वॉल्ट उससे कुछ कहना चाहता हो। प्राइम रेडियंट लेकर वो उसे खोलने की कोशिश करती है, मगर वो खुलता नहीं। तब सेल्वोर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है और वो खुद को उस समय में पाती है जब हैरी ने गेल के सामने इस प्राइम रेडियंट को खोला था। बाद में गेल ने भी इसे खोलने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था जैसे सेल्वोर गेल के अतीत में पहुंच गई हो। यादों को जानकर वो समझ जाती है कि इसे कैसे खोलना है। वो उसी पैटर्न को अपनाती है। जैसे ही प्राइम रेडियंट खुलता है तो उसके साथ ही वॉल्ट भी खुलने लगा। ये काफी हैरान करने वाला मंजर था। वॉल्ट के खुलते ही जितने भी लोग यहाँ बेहोश थे वो सब होश में आने लगे। अपनी माँ को सही सलामत देखकर सेल्वोर उसे गले से लगाती है, मगर समस्या ये थी कि इनेक्रियंस अभी भी यहाँ थे। मारी पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। सेल्वोर बताती है कि मैंने ये सब प्राइम रेडियंट की मदद से किया। मारी वॉल्ट को देखकर कहती है कि ऐसा लगता है कि अंदर कोई दरवाजा हो। वही दूसरी तरफ ह्यूगो अपने लोगों के साथ इन्वेक्टस पर पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ रोबिन मिलता है। फेरा गायब थी। इनेक्रियंस रोबिन को लिए अपने जहाजों में आते हैं। ये लोग भी टर्मिनस पर आने वाले थे क्योंकि ह्यूगो को सेल्वोर की चिंता थी। इन्वेक्टस शिप में फेरा को ढूंढा जाता है, मगर वो उन्हें नहीं मिलती। हम देखते हैं कि फेरा इनेक्रियंस के एक दूसरे जहाज में घुस चुकी है। शिप के कैप्टन से कमांड छीन कर वो दोनों को मार देती है। वही टर्मिनस ग्रह पर फेरा के साथ ही सेल्वोर और उसकी माँ पर हथियार तान देते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि ये सब तुम लोगों की चाल थी, तुम्हें पता था कि ये वॉल्ट क्या कर सकता है। उनमें बहस छिड़ जाती है कि तभी ह्यूगो अपने लोगों और कमांडर के साथ वहां पहुंच गया। कमांडर शिप के हथियारों को फेरा के लोगों पर तान देता है, जिससे फेरा के आदमियों को अपने हथियार डालने ही पड़ते हैं। कुछ ही देर में वहां फेरा भी इनेक्रियन शिप को लेकर आती है और जो दो इनेक्रियन शिप पहले से आए थे उन्हें वो नष्ट कर देती है। और इस तरह फेरा फिर से उन सब पर भारी पड़ती है। फेरा सेल्वोर को मारना चाहती थी। वो जहाज के हथियार सेल्वोर पर तान देती है। तभी सेल्वोर कहती है कि रुको, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो करना चाहो कर सकती हो। मुझे मार देना, सबको मार देना, मगर बस मेरी बात सुन लो। सेल्वोर इन्वेक्टस की तरफ इशारा करती है, कहती है कि ये सबसे खतरनाक हथियार है, लेकिन हम अकेले इसे कभी हासिल नहीं कर सकते, ना ही इसे काबू कर सकते हैं। क्यों ना हम मिलकर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हमें जज्बाती फैसले नहीं लेने चाहिए। ये घातक हथियार है जो हमें हर खतरे से बचा सकता है। फेरा को तो सेल्वोर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में वो पागल थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, ट्रेंटोर को तबाह करना, सम्राट को सजा देना। मगर रोबिन को सेल्वोर की बात सही लगती है, इसलिए वो अपने ही हंड्रेड्स के खिलाफ हो जाता है। फेरा ये देखकर दुखी हो जाती है। तभी वॉल्ट से एक रोशनी निकलने लगी। फेरा अपने शिप से उस वॉल्ट को निशाना बनाती है और एक के बाद एक वो उस पर गोलियां बरसाने लगी। उसे रोकने के लिए सेल्वोर उसी के हथियार से उसे मार देती है। उसे मरता देख लेफ्टिनेंट सेल्वोर पर हमला करने आगे बढ़ता है तो रोबिन उसे रोकता है कि बस जंग खत्म हो गई। तभी सब देखते हैं कि उस वॉल्ट से कोई इंसान निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, खासकर फाउंडेशन वाले, कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हैरी सेल्डन है। हैरी आगे आता है और कहता है कि टर्मिनाई, इनेक्रियन और तेस्पिस वासियों को एक साथ देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद जाग उठी है और अब लगने लगा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लोगों के पास शब्द नहीं थे। ये कहानी पेचीदा होती जा रही है। अगर एक हैरी सेल्डन यहाँ है तो अंतरिक्ष में कौन है? इन दोनों का मकसद क्या है? आगे जानेंगे। चलिए अब ट्रेंटोर पर जाते हैं, क्योंकि सम्राट डॉन लड़की के चक्कर में फंस चुका है। हम देखते हैं कि डॉन इज़ोरा के साथ है, जहां इज़ोरा उसे महल से बाहर सभी रास्तों के बारे में समझा रही थी। डॉन डरा हुआ था, कहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। इज़ोरा उसे हौसला देती है कि ऐसा नहीं होगा, जिसके बाद डे डस्क से मिलने जाता है, जहाँ डस्क उसे सभी क्लियोन्स द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स दिखाता है। वो कहता है कि ये पेंटिंग्स हर क्लियोन के कुछ खास यादें हैं या उनके समय से जुड़ी कुछ खास घटनाएं। इसमें उनकी जीत की भी कहानियां होती है, जैसे कि मशीनों का अंत और जब मैंने तेस्पियस और इनेक्रियन पर हमला किया था, उसकी दास्तान भी इस दीवार पर बनी है। डस्क एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि तुमसे जुड़ी मेरी एक खास याद हमारा शिकार पर जाना है। तो बताओ तुम्हें ये 3 पंछी कैसे लगते हैं जिनका तुमने शिकार किया था? डॉन जवाब देता है कि ये बहुत खूबसूरत है, जिस पर डस्क परेशान हो जाता है। वो डॉन को कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे डॉन को शक होने लगा। डस्क के जाने के बाद वो जोरा द्वारा दिए गए लेंसेज को पहन लेता है। क्योंकि डॉन कलर ब्लाइंड है, उसे पता चलता है कि वहाँ 3 नहीं बल्कि 6 पंछी है। कलर ब्लाइंड होने की वजह से वो लाल रंग के पंछियों को नहीं देख पा रहा था। यानी कि डस्क अब उसका राज जान चुका है कि डॉन उनसे अलग है और किसी क्लोन का अलग होना ये खतरे की निशानी है।
यहाँ पर एक बड़ा ही प्लॉट होल है। अगर क्लोन्स को परफेक्ट होना चाहिए तो क्या बचपन से ही इन क्लोन्स के टेस्ट लेना जरूरी नहीं? इंसान इतना आगे बढ़ चुका है, पूरे शरीर में नैनोबॉट्स है। कलर ब्लाइंड का एक छोटा सा टेस्ट तो बचपन में भी हो सकता था, बल्कि ये तो आज के दौर में भी हो सकता है। आखिर ये क्लोन्स का टेस्ट क्यों नहीं करते? खैर, फिर इतना सस्पेंस कैसे बनता? कहानी पर आते हैं। ये सब जानने के बाद डॉन घबरा जाता है। वो फौरन वहां से भागने की तैयारी करता है। तभी शैडो मास्टर उसके पास आया और बताता है कि सम्राट डस्क ने आपको बुलाया है। पहले तो डॉन जाने से मना करता है, मगर शैडो मास्टर कहता है कि वो जिद कर रहे हैं, तो वो उसके साथ जाने लगा। बीच रास्ते में ही वो अपना ऑरा की मदद से उस पर हमला करता है। फिर वो महल से भाग जाता है, लेकिन चारों तरफ सैनिक उसे ही ढूंढ रहे थे। तब डॉन अजूरा द्वारा दिए गए उन रास्तों का इस्तेमाल करता है। एक टनल तक वो पहुंच जाता है। किसी तरह टनल से निकलकर वो एक बस्ती में पहुंच गया, जहां वो अपने ऑरा के बदले एक आदमी से उसका कोट खरीद लेता है और लोगों की नजरों से बचते हुए वो उस जगह पहुंच जाता है जहां अजूरा रहती है। अजूरा उसे देखकर बहुत खुश थी, हैरान भी थी। डे कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर पाया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो लोग मेरे नैनोबॉट से मुझे ट्रैक कर सकते हैं। तो अजूरा कहती है कि तुम नहा लो, तब तक मैं नैनोबॉट्स का कुछ हल निकाल लेती हूँ। और जैसे ही डॉन फ्रेश होकर बाहर आता है, अचानक अजूरा उस पर हमला कर देती है। डॉन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा, मगर बाहर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब उसे होश आया तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और अजूरा के साथ वहाँ एक और इंसान है जो कि हूबहू सम्राट डॉन की तरह दिखता है। डॉन उलझन में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मासूम सी दिखने वाली अजूरा ऐसे बदल गई। और ये बहरूपिया कौन है जो सम्राट डॉन की तरह दिखता है, उसकी तरह बात करता है? बहरूपिया कहता है कि हमने इस दिन का सदियों से इंतजार किया। जिसके बाद वो डॉन के शरीर से सारे नैनोबॉट्स को अपने शरीर में ट्रांसफर करने लगा। डॉन अजूरा से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अजूरा कहती है कि क्यों नहीं कर सकती? बहुत से मासूम लोग सम्राट के गलत फैसलों का शिकार बने, हम तो बस बदला ले रहे हैं। डॉन कहता है कि तुम लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। वो लोग जान जाएंगे कि तुम एक बहरूपिया हो। वैसे भी वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि हम में कमी है। जिस पर बहरूपिया कहता है कि कमी तुम में है, मुझ में नहीं। तुम्हारे जन्म से पहले ही ये सब प्लान किया जा रहा था। किसी तरह हम महल में घुसना चाहते थे, मगर ये मुमकिन नहीं था। फिर हमने विज्ञान का सहारा लिया और तुम्हें बाहर लाने का प्लान बनाया। हमने तुम्हारे डीएनए में बदलाव किए। वो हम ही है जिन्होंने तुम्हें अलग बनाया और बाकी का काम अजूरा और तुमने खुद ही किया। अब तुम्हारी जगह मैं उस महल में जाऊंगा। मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं ही भविष्य बदलूंगा, साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। असली क्लियोन के डीएनए को चुराने के लिए कई साल लगे थे, जिससे मैं बना। अब नैनोबॉट्स का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं कि डॉन के गांव नहीं भरते और उस बहरूपिया के गांव भर जाते हैं। अब जब वो डॉन को ले जाने लगते हैं तो सम्राट के लोग उन पर हमला कर देते हैं और उस बहरूपिया को मार दिया जाता है। डस्क वहां आता है और हमें पता चलता है कि दरअसल डॉन द्वारा दिए गए उस छोटे ड्रोन बटरफ्लाई से वो अजूरा पर नजर रख रहे थे। ये छोटा रोबोट जब भी महल से बाहर जाता उन्हें पता चल जाता कि एम्पायर की टेक्नोलॉजी कहीं महल से बाहर इस्तेमाल हो रही है। आसान शब्दों में शुरू से ही डस्क इन सब पर नजर थी, बस वो सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि असली मास्टरमाइंड को पकड़ सके। वो बहुत हैरान थे कि इतने शातिर दुश्मन हैं उनके। अब अजूरा को पकड़ लिया जाता है और डस्क डॉन से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला डे करेगा, जो फिलहाल मैडम से वापसी के सफर पर है। डॉन रो रहा था, कहता है कि आपने सुना ना कि मैं तो खुद शिकार हूँ। डस्क कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुमने जो गलती की है उसे माफ किया जा सकता है, मगर तुम में जो कमी है उसका कोई इलाज नहीं। और दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड।